बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केमियो की इंपॉर्टेंट स्लाइड। हमने पहली यूनिट में फिजियोलॉजी का पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी अपलोड किया हुआ है, लेकिन आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2 होम्योस्टेसिस। जी हाँ, तो आइए ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम डिफाइन करेंगे होम्योस्टेसिस को, डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग होम्योस्टेसिस, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं इन इट्स कंपोनेंट, इंटरप्रेट द रोल ऑफ द फीडबैक प्रोसेस इन द होम्योस्टेसिस, मेंटेन विद एग्जांपल्स, आइडेंटिफाई द स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ द होम्योस्टेसिस थ्रू चार्ट्स, एडॉप्ट हाउ केयर टू हैंडल मॉडल एंड चार्ट्स। तो आइए होम्योस्टेसिस को डिफाइन करते हैं। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि होम्योस्टेसिस पहला वर्ड किसने डिस्क्राइब किया था, किसने यूज़ किया था। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है क्लॉड बर्नार्ड, 1865 में इन्होंने पहले ये वर्ड इस्तेमाल किया था होम्योस्टेसिस। तो ये भी आ सकता है एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्लॉड बर्नार्ड ने 1865 में होम्योस्टेसिस वर्ड इस्तेमाल किया था। होम्योस्टेसिस क्या है? ह्यूमन मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स कंडीशन या नैरो कंडीशन। तो होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी की वो स्ट्रगल, वो कोशिश जो चाहती है बॉडी के मुझ में चेंज ना आए, हद तक कि बाहर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते रहे, लेकिन मैं अंदर बॉडी में चेंजेस नहीं चाहता। तो ये बॉडी की जो स्ट्रगल है मुख्तलिफ तरीक़ों से, इस स्ट्रगल को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस प्रोसेस। तो आइए स्लाइड में क्या लिखा है पढ़ते हैं। द टर्म होम्योस्टेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स ह्यूमो विच मीन्स सेम एंड स्टेसिस विच मीन्स स्टैंडिंग और कंडीशन। तो हमारे पास होम्योस्टेसिस का मतलब है सेम कंडीशन, यानी बॉडी की वो स्ट्रगल जो चाहती है कि मेरे में अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सेम रहे, नैरो कंडीशन में यानी कि वो सेम रहे, हद तक कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए, चाहे वो टेम्परेचर में हो, चाहे ऑस्मो रेगुलेशन में हो, कीमो रेगुलेशन में, जो भी चेंजेस आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म इट मीन्स स्टैंडिंग द सेम, यानी कि सेम इन्वायरमेंट, अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पर सेम होने से आपने ये मतलब नहीं लेना कि सेम वैल्यू ही रहना ही नहीं, ये वैल्यू चेंज होते रहेंगे, लेकिन नॉर्मल यानी कि टेम्परेचर का जो वैल्यू है 37 टू 37.5 है, लेकिन ये थोड़े से चेंज होते रहेंगे, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में ना। ये तो ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा फिर एबनॉर्मल हुई, ना ही लो हो सकता है फिर भी एबनॉर्मल फीवर हुआ। तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है वो नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। ओके जी। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट विच स्टे द सेम। तो ये ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इंटरनल बॉडी की ये फंक्शन है, प्रोसेस है। ओके जी, हमारे पास कंटिन्यू है। द इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर टू द कंडीशन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास दो इन्वायरमेंट है, एक इंटरनल बॉडी में और एक एक्सटर्नल बाहर के माहौल में। तो इंटरनल इन्वायरमेंट का वो मतलब है कि हमारे अंदर जो ऑर्गन सिस्टम या सेलुलर लेवल पर या टिश्यू लेवल पर जो इन्वायरमेंट होता है, जो सारा प्रोसेस अंदर होता है, उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है। दिस कंडीशन रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द आउटसाइड द एनवायरमेंट। ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? सेम रहता है, हद तक के बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी changes आए। In practice it come down to providing stable environment for the cell of the body। प्रैक्टिकली इंटरनल एनवायरनमेंट कोशिश करता है कि मैं स्टेबल रहूं और जो बॉडी की सेल है उनको स्टेबल माहौल प्रोवाइड करूं, नॉर्मल रेंज में वैल्यू प्रोवाइड करूं। तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट की जो कोशिश है इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। हमारे पास डेफिनेशन है, द मेंटेनेंस, बरकरार रहना ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो लिमिट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस है। तो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के वो कोशिश या वो बरकरार रहना विद इन नैरो लिमिट वैल्यू, यानी कि एक ख़ास वैल्यू तक महदूद रहना, तो उसे कहते हैं, उस स्ट्रगल को कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अगर बाहर के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 40-41 तक भी बढ़ जाए तो हमारी बॉडी की ये कोशिश रहती है, ये मेंटेनेंस रहती है कि मैं अपने आप को 37 से 37.5 तक डिग्री तक अपने आप की टेम्परेचर बरकरार रखूँ। किसके ज़रिए? स्वेटिंग के ज़रिए, विजिंग ऑब्स्ट्रक्शन के ज़रिए। तो यही सारा कुछ प्रोसेस जो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट की दुनिया में, तो इसे हम होम्योस्टेसिस प्रोसेस कहते हैं। ओके जी, हमारे पास कुछ फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं होम्योस्टेसिस को। वो कौन से फैक्टर है? डिजीज़। जी हाँ, अगर हमारे पास किडनी डिजीज़ है तो किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करेगी इलेक्ट्रोलाइट को, वाटर को, तो हमारे पास होम्योस्टेसिस
फिनोमिना प्रोसेस इफेक्ट होगा। जी हाँ, अगर हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो, डिजीज़ होता है, किडनी फेलियर होता है या कोई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिजीज़ होता है, तो हमारे पास हेमोस्टेसिस प्रोसेस इफेक्ट होगा और हमारी बॉडी इसके ऑपोजिट में इन्फ्लेमेशन या कोई दूसरा एबनॉर्मल रिएक्शन देगा। हमारे पास है दूसरा फैक्टर स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस। अगर हमारे नर्वस सिस्टम पर कोई स्ट्रेस होता है, हम कोई स्ट्रेस लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ईच एंड एवरी सिस्टम। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेंगे हार्ट सर्कुलेशन, तो हमारे पास अगर स्ट्रेस है तो हार्ट बीट ज़्यादा होगा, हार्ट बीट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, उसकी वजह से मुख्तलिफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, तो फिर मज़ीद चेंजेस लाएगा। तो इस सारा कुछ स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, हेमोस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। लेकिन फिर भी हमारे अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट कोशिश करेगा हेमोस्टेसिस प्रोसेस के ज़रिए कि उस इफ़ेक्ट को कम से कम किया जाए। तो हमारे पास स्ट्रेस भी इफ़ेक्ट करता है हेमोस्टेसिस को। लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल भी हेमोस्टेसिस को इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारा खाना पीना, न्यूट्रिशन लेना, एक्सरसाइज करना, तो इस सारा कुछ हेमोस्टेसिस पर असरअंदाज हो सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इंजरी, अगर कोई भी पार्टिकल अंदर जाता है या कोई हमें इंजरी होती है तो क्या होता है, इसके ऑपोजिट में इन्फ्लेमेशन होगा, रिएक्ट करेगा बॉडी, तो इससे हमारे हेमोस्टेसिस क्या होगा, हेमोस्टेसिस के ज़रिए इन्फ्लेमेशन होगा और यही इंजरी हमारे हेमोस्टेसिस को इफ़ेक्ट करेगी। डिहाइड्रेशन, बिल्कुल हमारे बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होती है तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा सारा कुछ केमिकल मेटाबॉलिज्म वाटर में ही होता है, और इसके अलावा स्वेटिंग और इसके अलावा सलाइवा सेक्रेशन और हार्मोन्स ग्लैंड्स, तो ये सारा कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी कि एबनॉर्मल प्रोसेस हो सकता है। तो हेमोस्टेसिस क्या करेगा, इस इफ़ेक्ट को कम से कम करने की कोशिश करेगा। तो यही इफ़ेक्ट डिहाइड्रेशन हमारे हेमोस्टेसिस प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। जेनेटिक फैक्टर, जी हाँ, हमारे पास जैसे कि एनीमिया एक एबनॉर्मल ब्लड डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड कम होता जाता है, तो ये जेनेटिकली पैदाइशी एक बीमारी है। तो ये हमारे पास इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड कम होगा, एनीमिया और येलो इन कलर होगा वो पेशेंट, तो सारा कुछ इफ़ेक्ट कर सकता है हेमोस्टेसिस को, नॉर्मल बॉडी फंक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है, हेमोस्टेसिस को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आउटसाइड द टेम्परेचर, अगर बाहर की एनवायरनमेंट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए 41-42 तक, तो हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा। लेकिन हेमोस्टेसिस के ज़रिए क्या होगा, वो टेम्परेचर बॉडी कोशिश करेगी कि उस टेम्परेचर को कम से कम किया जाए, यानी कि 40, अगर बाहर के इन्वायरमेंट में 40 डिग्री टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर अगर 37.5 नॉर्मल भी ना हो तो 37.89 तो हो ही जाएगा। तो ये हमारा सारा कुछ हेमोस्टेसिस प्रोसेस के ज़रिए होता है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हेमोस्टेसिस के पार्ट्स कौन से हैं, और इसके अलावा इससे पहले हम फीडबैक मैकेनिज़्म को पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। आइए पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म को और इसके parts or types with example. A feedback mechanism is a physiological loop that brings the body either toward or away from the normal steady state. तो ये हमारे पास इस तरह का एक सर्कल है, फिजियोलॉजिकल लूप है जो क्या करती है, बॉडी को या तो नॉर्मल वैल्यू तक लाता है या बॉडी को नॉर्मल वैल्यू से दूर ले जाता है। यानी कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से हेमोस्टेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि हेमोस्टेसिस फिनोमेना स्टिमुलेट होता है। अगर हमारे बॉडी में कोई चीज़ कम हो या ज़्यादा हो तो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए उसे सेंस किया जाता है और सीएनएस को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर वो इफेक्टर को अपना मैसेज सेंड करता है और फिर ये वो वैल्यू नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है, हम ले सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए रिसेप्टर के ज़रिए वो स्टिमुलेशन रिसीव होता है और फिर सीएनएस को इन्फॉर्म किया जाता है कि बॉडी की टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। फिर सीएनएस क्या करता है, इफेक्टर को ग्लैंड्स को मैसेज सेंड करता है कि वेजो डायलेशन प्रोसेस करो। वेजो डायलेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा स्किन की तरफ जाएगा और उसकी वजह से स्वेटिंग प्रोसेस होगा, तो फिर हमारी बॉडी की टेम्परेचर कम होती जाएगी। तो यही फिनोमिना किसके ज़रिए होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए, और यही फीडबैक मैकेनिज्म हमारा होमोस्टेसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट में मेन रोल प्ले करता है। द फीडबैक मैकेनिज्म आल्सो रिप्रेजेंट द फीड लूप अदर्स अप्लाई द सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये हमारे पास फीडबैक लूप है, एक सर्कुलर प्रोसेस है, यानी कि एक चीज़ को सेंस करना,
इन्फॉर्म करना, दोबारा नॉर्मल वैल्यू में लाना। हमारे पास दिस पाथवे मोस्ट कॉमनली रिटर्न टू द बॉडी होमोस्टेसिस। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इसी की वजह से हमारे बॉडी की होमोस्टेसिस प्रोसेस होता है। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन अ सिस्टम इन अलार्म, हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म याद रखे, एक्सक्यूज भी आ सकता है कि एक अलार्म है, बिल्कुल अलार्म होता है कि ये चीज़ बढ़ चुकी है, इसका कम होना ज़रूरी है, ये चीज़ कम हुई है तो इस चीज़ का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होता है, ये एक अलार्म है। ट्रिगर विच काजेज द फीडबैक लूप टू स्टार्ट, हमारे पास फिर क्या होगा, फीडबैक लूप स्टार्ट होगा। द आउटपुट आइदर सपोर्ट और हाइंडर द मॉडिफिकेशन। अगर हमारे पास कोई चीज़ कम हो तो फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो तो फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। तो ये हमारे पास टाइप से आगे डिटेल में आने वाले हैं। पार्ट्स या कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्या होता है। सेंस करना, पहले तो स्टिमुलेशन चाहिए कि बॉडी की टेम्परेचर लो है या ज़्यादा है, रिसेप्टर सेंस करेगा, फिर वो सीएनएस को इन्फॉर्म करेगा, सीएनएस यानी ब्रेन फिर क्या करेगा, इफेक्टर को इन्फॉर्म करेगा कि वेज़ोकॉन्स्ट्रक्शन करो। अगर क्या होता है, वेज़ोकॉन्स्ट्रक्शन करो, अगर बॉडी की टेम्परेचर लो है वेज़ोडाइलेशन करो, अगर बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा है ताकि स्वेटिंग हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए होता है। स्टिमुलस इज अ समथिंग विच काज चेंजेस इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द वेरिएबल। स्टिमुलस हमारे पास क्या है, ये एक स्टिमुलस हमारे पास चेंज है, कोई भी चेंज है, कोई भी सिस्टम है, अगर कोई एबनॉर्मल तब्दीली है, कोई चेंजेस है हमारी बॉडी में तो स्टिमुलस होगा, उसकी वजह से फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। स्टिमुलस डोनेट द वेरिएबल हैज डिराइव फ्रॉम इट्स टिपिकल रेंज हेंस कमेंसिंग द हेमोस्टेसिस है। स्टिमुलस क्या करता है, डोनेट करता है फ्रॉम जो, अगर कोई भी बॉडी में कोई वैल्यू एबनॉर्मली लो है या हाई है तो ये स्टिमुलस होता है, किस प्रोसेस के लिए, हेमोस्टेसिस प्रोसेस के लिए। और ये किस चीज़ के ज़रिए होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म में पहले स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस जनरेट होने के बाद फिर रिसेप्टर फंक्शन में आएंगे। रिसेप्टर क्या करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा, लेगा सीएनएस को, ब्रेन को सेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए। यानी कि इट्स द बॉडी इंटरनल फंक्शन एंड कंडीशन डिफेक्ट द चेंज इन द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट एंड कैरी देम टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करना। कंट्रोल सेंटर पर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जब रिसेप्टर के ज़रिए मैसेज रिसीव करता है तो फिर वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा इफेक्टर को टू चेंज देयर फंक्शन, करेक्ट द डेविएशन इन मोस्ट हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म द कंट्रोल सेंटर इज द ब्रेन। तो हमारे पास मोस्टली ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर है, यानी कि रिसीव करना और फिर इफेक्टर को इन्फॉर्म करना। इफेक्टर क्या है, इफेक्टर हमारे पास है जैसे कि मसल्स है या हमारे पास ग्लैंड है, ये दो ही इफेक्टर्स है। और इफेक्टर हमारे पास मसल्स और ऑर्गन दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर और चेंज इट्स फंक्शन इन ऑर्डर टू करेक्ट डेविएशन इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन है। इंटरनल कंडीशन में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से हमारे पास इफेक्टर फंक्शन में आएंगे। इफेक्टर का मतलब है मसल, अगर बॉडी की टेम्परेचर लो है तो मसल्स शेवरिंग स्टार्ट करेगी, इफेक्टर है, उसकी वजह से हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो हमारे पास ऑर्गन यानी कि ग्लैंड्स फंक्शन में आएगा, वेज़ोकॉन्स्ट्रक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की टेम्परेचर बाहर नहीं, स्वेटिंग के ज़रिए बाहर नहीं निकलेगा और टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल होता जाएगा। तो ये हमारे पास हार्मोन क्या है, केमिकल रेगुलेशन फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट विच इज टिपिकल सिंथेसाइज इन वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड एक्टिव इन अनदर। हार्मोन हमारे पास ये केमिकल रेगुलेटर है ऑफ द फिजिकल या ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। जैसे कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पास ग्लैंड है और सिक्रीट क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पैर दो पार्ट्स है हमारे पास, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर मोस्टली स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन सिक्रिएट हुआ फिर वो जाएगा किडनी पर काम करेगा या थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा या इसके अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऑर्गन पर काम करेगा। यानी कि हार्मोन एक जगह में प्रोड्यूस होता है और काम फंक्शन दूसरी जगह पर करता है। अगर इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एडीएच, अगर पानी की कमी हो तो एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। जी हाँ, अगर पानी की ज़्यादा हो तो एडीएच हार्मोन स्टॉप होगा। अगर इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के हवाले से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो बेबी है वो बाहर एक्सपेल होगा यूट्रस से। तो हमारे पास हार्मोन का यही सारा कुछ फंक्शन है और यही हार्मोन क्या करता है, इज अ फंक्शन रोल प्ले करता है फीडबैक मैकेनिज्म प्रोसेस में।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म दैट अपोजेस और रेजिस्ट अ चेंज इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है। अगर बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। तो ये कोशिश करेगा कि बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाए। किसके ज़रिए? डायलेशन के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए। मैकेनिज्म द पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज और enlarges a change in the body internal condition। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? जैसे कि बेबी को फीडिंग देना। मदर के ब्रेस्ट में क्या होता है? प्रोलैक्टिनिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है और फिर वो क्या आता है ब्रेस्ट में, अपना फंक्शन प्ले करता है, जिसकी वजह से मोर एंड मोर मिल्क प्रोड्यूस होगा। यानी कि जितना बच्चा ब्रेस्ट के निपल पर स्टिमुलेशन देगा उतने ही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से और इतने ही मिल्क प्रोड्यूस होगा। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का टेम्परेचर का मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन का। अगर बाहर की एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, यानी कि ब्रीथिंग ज़्यादा होगी उसकी वजह से, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है तो ऑक्सीजन को नॉर्मल करने के लिए जल्दी से जल्दी सांस लेना होगा, ब्रीथिंग, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन की वैल्यू नॉर्मल होती जाएगी। ओके जी, आगे जाते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इट अप्लाई मेनी सिस्टम इन द बॉडी टेम्परेचर। मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक एग्जांपल है टेम्परेचर रेगुलेशन। If the blood temperature rises, heat gain center in the brain stand nerve applied to the skin which causes the vasodilation and sweating which cool the blood। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसे हम कहते हैं कि हीट गेन, हमारे पास ब्रेन में हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट हुआ, उसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा और स्वेटिंग होगी और उसकी वजह से ब्लड के जो टेम्परेचर वो नॉर्मल होता जाएगा। ये हमारे पास वही बात है, स्टिमुलेशन, सेंसरी और इसके बाद कंट्रोल सिस्टम को मैसेज देना, फिर इफेक्टर को देना, जैसे कि हमारे पास बॉडी टेम्परेचर 37 से अगर ज़्यादा हो फिर क्या होगा? स्किन में सेंसरी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होंगे, फिर उसके ज़रिए ब्रेन को मैसेज होगा, ब्रेन के ज़रिए पे इफेक्टर को मैसेज आएगा ग्लैंड्स को, और इसकी वजह से हमारे बॉडी में टेम्परेचर नॉर्मल होती जाएगी। नेगेटिव मैकेनिज्म कंटिन्यू है। एवरी ब्लड टेम्परेचर फॉल स्टिमुलेट द हीट लॉस। अगर बॉडी की टेम्परेचर कम हो तो ये हमारे पास हीट लॉस सेंटर हमारे पास ब्रेन में एक्टिव होगा। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर कम हो, फॉल हो तो हमारे पास हीट लॉस, यानी कि हीट लॉस हो रहा है तो हमारे पास हीट लॉस सेंटर में एक्टिव होगा। और वहाँ पर अगर टेम्परेचर राइज हो तो हीट गेन, राइज हीट गेन। अगर यहाँ पर टेम्परेचर फॉल है तो हीट लॉस, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास वही बात है कि स्किन को मैसेज होगा, उसकी वजह से भी कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि स्वेटिंग क्या होगा, लॉस ऑफ द स्किन, स्वेटिंग फिनोमेना स्टॉप होगा ताकि टेम्परेचर बाहर स्वेटिंग की प्रोसेस से निकल ना जाए। द वार्मर ऑफ कूल ब्लड will provide negative feedback mechanism to thermal center in the brain। वही सारी बातें हैं। Negative means the primary hemostatic mechanism that keep the variable close to particular value or set point। Negative feedback mechanism वही बात है कि सेट पॉइंट याद रखो, ये याद रखो कि सेट पॉइंट तक ये जो वैल्यूज़ है टेम्परेचर या 37.5 जो वैल्यू है ये सेट पॉइंट है हमारा, इससे ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा, तो हमारे पास सेट पॉइंट तक होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पढ़ा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के पार्ट, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म वही 3 पार्ट है, सेंसरी, रेगुलेटरी, इफेक्टर। सेंसरी क्या करता है? चेंज को सेंस करना, फिर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन को सेंड करना, फिर उसका इफेक्टर को मैसेज देना। यहाँ पर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन रेगुलेटरी सेंटर है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का हमारे पास अनदर एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द कंट्रोल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। जी हाँ, ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है कि हार्मोन एस्ट्रोजन जो है ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। नॉर्मली क्या होता है कि पिट्यूटरी प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच को स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पास एक ग्लैंड है, फिर वो क्या करता है कि ओरिन फॉलिकल को डेवलपमेंट करते हैं। ओरिन फॉलिकल आप इस तरह कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हिस्सा है कि उसको उसका डेवलप करना, ये कौन करता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन अब और क्या होता है? विच काजेज ओरिन टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। यही ओरिन जब मेच्योर होता जाता है तो फिर ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? यूट्रस को
स्टिक करना, यानी कि और ज़्यादा मजबूत बनाना। लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता जाता है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा होता जाता है, तो फिर यही एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ज़रिए बन जाता है। फिर दोबारा सिग्नल जाएगा रिसेप्टर के ज़रिए साइनस को कि बस एस्ट्रोजन लेवल जो है वो सर्टेन लेवल से ज़्यादा होता गया, सेट पॉइंट से ज़्यादा होता जा रहा है, तो फिर स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्टॉप होना स्टार्ट होता है। If the estrogen level in the blood fall, the pituitary begin to secrete the follicle stimulating hormone again। अगर एस्ट्रोजन का लेवल यानी कि कम होता है तो फिर दोबारा सिग्नल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेंड होता है कि दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हो, क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल कम है। पोस्ट रिपीट मैकेनिज्म में क्या होता है कि पोस्ट रिपीट मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सिक्रेट होता जाता है हार्मोन, ताकि वो फंक्शन, जब तक वो फंक्शन वो प्रोसेस ख़त्म ना हो तो वो हार्मोन सिक्रेट होता जाता है, यानी कि कोई उसका अपोजिशन या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग में कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता जाता है जब तक वो इंजरी ठीक ना हो। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होना ड्यूरिंग डिलीवरी। आप लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी हमारे पास क्या होता है कि बेबी की हेड के जो हेयर है वो यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, यूट्रस मैसेज सेंड करता है कि इसको ब्रेन को कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करे जल्दी से जल्दी। तो जब ऑक्सीटोसिन ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ब्लड में आता है, यूट्रस पर एक्ट होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और बेबी को बाहर की तरफ पुश करता है, और इसका कोई अपोजिशन नेगेटिव मैकेनिज्म नहीं होता। जब बेबी का बर्थ हो जाए तब बिल्कुल कंप्लीटली ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टॉप होता है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थे। रोल ऑफ द होमोस्टेसिस, यानी इंपॉर्टेंट ऑफ द होमोस्टेसिस है। होमोस्टेसिस क्या रोल अदा करता है हमारी बॉडी में? द लिविंग प्रोसेस एंड द सेल्स डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। हमारे सेल्स में जो भी फंक्शंस, जो भी लिविंग प्रोसेस होते हैं वो डिपेंड करता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। अगर एंजाइम का फंक्शन नॉर्मल हो तो हमारे सेल्स में एक्टिविटीज़ भी नॉर्मल होंगे। अगर हमारे एंजाइम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो हमारे सेल्स की एक्टिविटीज़ भी एबनॉर्मल होगी। दीज एंजाइम वर्क बेस्ट इन द स्पेसिफिक कंडीशन सच इज दोज ऑफ द टेम्परेचर एंड पीएच। यही एंजाइम्स जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं, यानी कि नॉर्मल फंक्शन करते हैं एक अच्छे टेम्परेचर और एक ख़ास नॉर्मल पीएच वैल्यू पर, यानी कि टेम्परेचर और पीएच का वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज़्यादा होती जाएगी, नॉर्मल होती जाएगी। एनी चेंज इन दिस कंडीशन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द एंजाइम एंड मे लीड टू द डेथ ऑफ द सेल्स और अल्टीमेटली द होल ऑर्गेनिजम्स। आप लोग जानते होंगे कि हमारे बॉडी की प्रोटीन की एक ख़ास टेम्परेचर होती है और हमारे एंजाइम जो है प्रोटीन से बनी होती है। तो हमारे एंजाइम्स की भी एक ख़ास टेम्परेचर हुई, एक ख़ास टेम्परेचर के बाद एक ख़ास पीएच, एसिडिटी और बेसिसिटी के बाद हमारा एंजाइम्स नॉन फंक्शन होता जाता है, यानी डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। और यही रोल हमारा हेमोस्टेसिस प्ले करता है, यानी कि टेम्परेचर और पीएच और दूसरी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखना कि किसका काम है? हेमोस्टेसिस का काम है। और उसमें कौन सा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज़ वाई द इंटरनल एनवायरनमेंट नीड टू बी रेगुलेटेड एंड कीप द कांस्टेंट। इसी की वजह से हमारी बॉडी हेमोस्टेसिस का होना इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट द इंटरनल कंडीशन आर नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि होमोस्टेसिस का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट हो, नहीं, कांस्टेंट का मतलब है डेथ होना, यानी कि एग्जैक्ट एक वैल्यू रहना। एक वैल्यू नहीं हो सकती बल्कि नैरो कंडीशन में हो सकते हैं, बट अलाउड टू वेरी विद इन वेरी नैरो limits. Human body temperature, for example, vary between 36.1 to 37.8 degree. The average temperature usually expressed is 36.8. तो हमारे पास एवरेज जो वैल्यू है हमारे पास 36.8 है और नॉर्मल जो वैल्यूज है 36.1 से लेकर 37.8 से तक है। तो ये हमारे पास नैरो इन लिमिट है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्गन विच कंट्रोल द हेमोस्टेसिस एक्सेप्ट पॉसिबल द ब्रेन। हमारे पास एक ऑर्गन नहीं है कि हेमोस्टेसिस प्रोसेस करता है, बल्कि हमारे पास ब्रेन के अलावा, यानी कि ब्रेन हमारे पास हेमोस्टेसिस में मेन रोल प्ले अदा कर सकता है, लेकिन दूसरा कोई ऑर्गन एक होमोस्टेसिस में इम्पोर्टेंस प्ले नहीं करता, बल्कि
ये मुख्तलिफ ऑर्गन पर डिपेंड करता है। द स्किन, किडनी, लिवर, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम आर प्ले इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो लिमिट। हमारे पास स्किन है, किडनी है, लिवर है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सेंसरी, ऑल हमारे पास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो लिमिट है। इन होमोस्टेसिस प्रोसेस में हर एक कोई अपना अपना रोल अदा करता है। Example of the hemostasis: the skin is a hemostatic organ which helps maintain the body temperature within limit given in the previous slide। यानी कि previous slide में हमने पढ़ा कि स्किन जो है hemostatic organ है और ये टेम्परेचर का रेगुलेशन करने में हेल्प देता है। The external temperature revealed during the day and from the season to season sometimes by as much 40 degree but the human body temperature stay within 37 degree। हमारे पास बाहर के एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ यानी कि मौसम आते हैं, सीजन्स आते हैं, टेम्परेचर चेंज होता जाता है, लेकिन हमारी बॉडी की टेम्परेचर फिर भी 37 डिग्री तक रहता है क्योंकि हेमोस्टेसिस की वजह से। दिस इज अचीव बाय स्वेटिंग, वेसोडाइलेशन, वेसोकॉन्ट्रैक्शन एंड शेवरिंग। पिछले स्लाइड में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि स्वेटिंग, वेसोडाइलेशन, वेसोकॉन्ट्रैक्शन एंड शेवरिंग प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल होती है। ओके जी, हमारे पास 3 और 4 स्लाइड रहते हैं। सेक्शन थ्रू skin. The sweat gland excretes sweat from the blood and passes into the duct to the skin surface where it evaporates। ये sweat gland हमारे पास क्या करता है? sweat gland हमारे पास क्या करता है? स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है, ब्लड में जाता है, उसकी वजह से हमारे स्किन में जो डक होते हैं, स्किन सरफेस में जो डक होते हैं उसको उसके ज़रिए एवपोरेट होता है। यानी कि स्वेटिंग ग्लैंड हमारे स्वेटिंग को एक्सक्रेट करना, ब्लड में एक्सक्रेट करना, और फिर हमारे पास डक होते हैं स्किन में, उस डक के ज़रिए स्किन से एवपोरेशन होना यानी स्वेटिंग का बाहर जाना। तो ये हमारे पास स्किन में होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। विजुअलाइजेशन यानी कि विजुअलाइजेशन का मतलब है ब्लड का तेज़ी से ब्लड में सर्कुलेट होना। एफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेज, अगर टेम्परेचर बॉडी राइज हुआ तो ब्लड वेसल इन द स्किन डायलेट बिकम वाइडर, खुला होता है, एंड अलाउड द मोर ब्लड टू फ्लो नियर द सरफेस, तो स्किन की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है। द लॉस फ्रॉम द ब्लड थ्रू द स्किन हेल्प द कूल द सर्कुलेटिंग ब्लड, तो फिर क्या होता है? स्वेटिंग प्रोसेस होता है विजुअलाइजेशन के ज़रिए, और फिर उसकी वजह से हमारे बॉडी में टेम्परेचर कम होती जाती है। तो हमारे बॉडी से टेम्परेचर स्वेटिंग की शक्ल में बाहर निकल गया। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है? अब द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, अगर बॉडी टेम्परेचर कम है 37 डिग्री से, द ब्लड वेसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रक्शन होगी, लेस फ्रॉम ब्लड फ्लो नियर द सरफेस सो लेस द हीट इज लॉस्ट, तो हमारे पास स्किन की तरफ बहुत कम ब्लड जाएगा और उसकी वजह से बहुत कम ब्लड हीट हमारे स्किन से बाहर जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास आखिरी 2-3 स्लाइड है। एग्जाम्पल हमारे पास है इन द सेल केमिकल ब्रेकडाउन, प्रोटीन्स प्रोड्यूस नाइट्रोजन कंपाउंड यूरिया, इफ दिस वर अलाउड द इकोनॉमी इन द सेल इट विल डैमेज टू द सेल। हमारे पास हेमोस्टेसिस का ये भी रोल है कि प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है जो बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी को। तो वो क्या होता है? अगर सेल में एक्यूमुलेट हुआ तो क्या होता है? डैमेज काज करता है हमारे उसको बॉडी को, सेल्स को। तो ये हेमोस्टेसिस के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन में। दिस हेमोस्टेसिस फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द किडनी थ्रू विच यूरिया आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, तो फिर यही यूरिया किडनी के ज़रिए यूरिन में बाहर निकलता है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द हेमोस्टेसिस। ये भी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हेमोस्टेसिस के कितने स्टेजेस हैं, हम डायरेक्ट कह सकते हैं 3। सेंसरी, प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्डिंग, वही स्टेजेस है। सेंसरी सेंस करना, प्रोसेसिंग यानी कंट्रोल सिस्टम ब्रेन मैसेज सेंड करना, किसको? रिस्पॉन्डिंग इफेक्टर को, यानी कि सेंस करना, प्रोसेस करना कि क्या हो जाए, प्रोसेस के बाद रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देना, और रिस्पॉन्ड किसके ज़रिए? इफेक्टर के ज़रिए। दिस स्टेज वर्क कंटिन्यूस मीन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेमोस्टेसिस है। यही 3 स्टेजेस बार बार काम करते हैं एक ही सर्कुलर में, और इसकी वजह से हेमोस्टेसिस प्रोसेस होता है। सेंसिंग रिसेप्टर हमारे पास सेंसिंग प्रोसेस करता है किसी चीज़ को या स्टिमुलेशन को, बाहर इन्वायरमेंट अगर कोई चेंजेस आता है तो उसको सेंस करना और उसका ब्रेन को भेजना। ब्रेन हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। कंट्रोल सेंटर इज वेयर द प्रोसेसिंग हैपन, इट आल्सो नोन एज अ इंटीग्रेटिंग सेंटर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, इसको हम इंटीग्रेशन सेंटर भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन आया तो उसको प्रोसेस करना,
उसको जानना कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, ये ब्रेन का काम है। और फिर मैसेज सेंड करना इफेक्टर को, और इसी प्रोसेस को रिस्पॉन्डिंग कहते हैं, रिस्पॉन्स देना। इफेक्टर इज द पार्ट विच इज वन रिस्पॉन्डिंग कमांड प्रॉब्लम, इट मे बी एनहेंस और अपोज द स्टिमुलस है, यानी कि एक स्टिमुलस को एनहेंस भी कर सकता है, जैसे कि डिलीवरी में ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, और ये अपोज भी कर सकता है, जैसे कि टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह हम आगे भी यूनिट अपलोड करते जाएंगे। स्पेशली हम इसके बाद इंग्लिश पर भी तवज्जो देंगे, क्योंकि आप लोगों के कुछ स्टूडेंट जो बहुत कमेंट करते हैं कि इंग्लिश की भी स्लाइड अपलोड करें, आपके एमयू की इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो हमारी वीडियो आने वाले है वो इंग्लिश पर हो। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।